वैसे तो भारत को आयुर्वेदा का जन्मदाता कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि या ये कहें जो पुरानी पद्धति है वो आयुर्वेदा ही है, लेकिन अब धीरे धीरे आयुर्वेदा भारत से लुप्त होता जा रहा था। लेकिन कोविड के बाद एक बार फिर आयुर्वेदा को कोविड ने जीवन दान दे दिया है और अब एक बार फिर आयुर्वेदा दौड़ में आ गया है दवाइयों की। ऐसे में मेरे साथ डाबर कंपनी के जो चिकित्सक हैं दुर्गा प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डाबर कंपनी से आप आए हैं, आप चिकित्सक हैं आयुर्वेदा के। ऐसे में हम आयुर्वेदा की बात करते हैं। आयुर्वेदा जीवन में कितना कारगर साबित होता है इंसान के? आप थोड़ा हाँ, आयुर्वेद का सबसे बहुत लोग मानते हैं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा पद्धति तो है ही है, लेकिन केवल इसमें केवल औषधि नहीं है। इसमें सबसे बड़ा है आहार, विहार, औषधि। आहार सबसे पहले आता है, बाद में विहार आता है, सबसे पहले सबसे लास्ट में औषधि आता है। इसका मतलब है लाइफस्टाइल के ऊपर आयुर्वेद में बहुत अच्छा विस्तार से बताया गया है। जैसे थोड़ी देर में मैंने बताया था, आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या करके, दिन मतलब डेली रूटीन, कितने बजे सुबह उठना है, सूरज से पहले हमको उठना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना, अर्धशक्ति व्यायाम। ऐसा नहीं कि सामने वाला भाग रहा तमिल को भी भागते चले, हमारा अर्धशक्ति व्यायाम करना है और उसके बाद अपना दिनचर्या स्टार्ट करना है। सिमिलरली ऋतुचर्या, अभी शीत ऋतु आ रहा है, शीत ऋतु में कैसे हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन लेना है, तो ऐसे दिनचर्या ऋतुचर्या का लाइफस्टाइल है। उसके बाद आहार, कौन सा आहार कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। यूजुअली हम लोग देखते हैं लंच का टाइम हो गया लंच खा लेते हैं, डिनर का टाइम हो गया डिनर खा लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं मुझे भूख लग रही कि नहीं लग रही। खाना वही तभी चाहिए जब भूख लग रही। तो सेकंड थिंग, खाना कितना खाते हैं, पूरा गले तक खाने तक खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्लियरली बताया 3/4 खाना है, 1/4 छोड़ देना है, ताकि जो खाया हुआ जो है गैसियस रिएक्शन होता रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। सो ऐसे डाइटिक प्रिंसिपल्स भी है, लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स भी है। ये दोनों अगर कोई नहीं पालन नहीं करेगा, तब जाके कोई ना कोई बीमारी आएगी, तब जाके औषधि है। इसलिए हमारा दैनंदिन लाइफ में, दैनंदिन जीवित में आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन आप देखते हैं अभी जो एलोपैथिक की तरफ लोग जा रहे हैं, उनका कहना यह है, उनका मानना भी यही है कि भाई आयुर्वेदा में जब तक हम ट्रीटमेंट देंगे और जो हमारी बीमारी है वो ठीक होने में लंबा समय लगेगा, जबकि एलोपैथिक इमरजेंसी अपना असर दिखाती है। ये भी एक मिथ्या है। देखिए, कोई भी व्याधि है, व्याधि का भी आयुर्वेद में आयुर्वेद में 4 तरह का व्याधि बताया गया है। साध्य व्याधि, असाध्य व्याधि, याप्य व्याधि या कृत्य साध्य व्याधि। साध्य मतलब इजीली ट्रीटेबल। अब जैसे ज्वर हो गया या जॉइंट जो कफ हो गया, कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इसे पूरा साध्य हो गया। इसके लिए तो हर पेशेंट को चाहिए इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाए, तुरंत ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसके लिए आयुर्वेद में भी ऐसे दवाइयां हैं जो तुरंत ट्रीटमेंट करें। 3 घंटे में, 2 घंटे में बुखार उतर जाए, ऐसे भी दवाइयां हैं, बुखार उतर जाएगा 2 घंटे में, नहीं से नाक बंद जो हो गया वो ठीक हो जाएगा आधा घंटे के अंदर। तो ऐसे दवाएं आयुर्वेद में भी है। अच्छा, कुछ जो लाइफस्टाइल कंडीशन है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मैनेजेबल है, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मैनेजेबल है। उसके लिए तो लंबी टाइम चाहिए, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा डायबिटीज हुआ क्यों, तो रूट कॉज तक हमको जाना पड़ेगा, वहां पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायबिटीज में केवल ब्लड शुगर ही कम करना है। ब्लड शुगर कम करना है वो तो आधा घंटे के काम है, ब्लड शुगर ऐसे कम हो जाएगा, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। लेकिन आयुर्वेद ये मानता नहीं। आयुर्वेद मानता है कि ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, कारण क्या है, उस कारण को जाकर हिट करो ताकि ये दोबारा वापस न आ जाए। इसलिए आयुर्वेद में आर्थिक चिकित्सा भी है और क्रॉनिक कंडीशन का भी ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर कोई बीमारी हुई है या कोई सिम्टम्स आए हैं, जैसे अभी आपने बताया कि भाई बीपी हाई क्यों हुआ है या ब्लड शुगर कैसे हुआ है, तो बीपी और ब्लड शुगर को ना देखते हुए वो ये देखते हैं आयुर्वेदा कि ब्लड शुगर हुआ कैसे है, बीपी कैसे हुआ है, तो किस तरीके से उसको देखा जाता है। इसका परीक्षा बोलते हैं हम लोग, रोगी परीक्षा बोलते हैं हम लोग। रोगी परीक्षा का अनेक स्टेप्स है इसमें अंदर। उसका रोगी बल कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, कहाँ से आया है, इसका फैमिली हिस्ट्री कैसी है, बहुत सारे क्या खाता है, वेज है, नॉन वेज है, स्मोकर है, नॉन स्मोकर, बहुत सारे पैरामीटर्स है। भाई एलोपैथिक में तो आप देखते हैं वो बहुत सारी जांच लिख देते हैं, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, वो एमआरआई भी कराते हैं, वो तमाम तरह की जो जांच है वो लिख देते हैं। बल्कि ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं होता, जांच महंगी हो जाती है। तो आयुर्वेदा में उन सब चीज़ों को कैसे देखा जाता है कि किस तरीके से बीमारी है, जो क्या बीमारी है इसको। देखिए, आयुर्वेद में 2 तरीका से परीक्षा किया था हम लोग। एक तो होता है नाड़ी परीक्षा। बहुत लोग ये ट्रेडिशनल वैद्य से, आजकल जो पुराने वैद्य हो, वो नब्ज देख के पता चल जाता है कि इसका क्या बीमारी होने वाली है या क्या हो गया है, ये भी पता कर देते हैं। जो लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए।
मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। जो आजकल जो डॉक्टर बोलते हैं कि चलो लैबोरेटरी टेस्ट पूरा एलोपैथी से ले लो, ट्रीटमेंट हम लोग आयुर्वेद करते हैं, बिकॉज हर वैद्य जो है उतना शायद एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, इसलिए पैरामीटर्स, बिकॉज एट द सेम टाइम मॉडर्न साइंस भी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। उसका वो डेवलपमेंट का, साइंस का डेवलपमेंट का हमको यूज करना चाहिए। जो न्यू डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च जो हुआ है उसका डायग्नोस्टिक्स हम लोग ले सकते हैं, बट ट्रीटमेंट हम लोग आयुर्वेद में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जो हमारे घर की किचन है वहां भी आयुर्वेदा का पूरा एक औषधि खाना बना हुआ है? बिल्कुल बता लिए पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर का किचन जो है एक छोटा सा मिनी फार्मेसी है। हमारा किचन में काली मिर्च है, अपना धनिया है, सौंठ है, तो हर चीज जो है वो इसके अंदर औषधि गुण पाया गया। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे, अभी हम लोग खांसी का बात करें, जो सर्दी जुकाम का बात करें, काली मिर्च का कषाय, हल्के से काली मिर्च का कषाय पीने से वो गले का खराश और खांसी ठीक हो जाती है। इलायची खाने से, डेली इलायची खाइए, इलायची आपके घर में होता ही, इलायची खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज जो हमारे किचन में है, दालचीनी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे रहता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो हमारे किचन में है, उसको आइडेंटिफाई करना, इसलिए हमारा अननोइंगली, मे बी लोगों को पुराने टाइम में हमारा दादा परदादा को पता नहीं, लेकिन हमारे खाने में वो मिलाया जाता है ताकि उनको शायद औषधि गुण पता हो ना हो, तो लेकिन वो हमारा बेनिफिट आ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अभी बस 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप भी देख रहे हैं लगातार अब जो बीपी और शुगर दोनों ही जो मरीज हैं वो काफ़ी संख्या में मिलने शुरू हुए हैं। काफ़ी संख्या में आप देखिए हर घर में लगभग बीपी के और शुगर के पेशेंट्स होते हैं। तो उनका कारण क्या है, और आयुर्वेदा में घर की किचन में क्या उपाय हैं उनके? देखिए, आजकल जो आपने बिल्कुल सही बताया, डायबिटीज, लाइफस्टाइल कंडीशन, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। अभी जो बढ़ रहा है इसका मेन कारण जो है वो स्ट्रेस है। अनड्यू स्ट्रेस हम लोग लेते जा रहे हैं। वर्क में स्ट्रेस है, फैमिली में स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, हर चीज में स्ट्रेस। अभी एक हमारा लाइफ में स्ट्रेस एक पार्ट बन गया। लेकिन ये स्ट्रेस जो है वो काम होने के बाद यूजुअली स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए, लेकिन हमको उसको कंटिन्यू रखने से, अभी आप देखेंगे मेडिसिन में भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर, स्ट्रेस से हर कारण होती है। अब उसको एड्रेस करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। जैसे मैंने पहले बताया था, लाइफस्टाइल, डाइट, डेली रूटीन, सीजनल रूटीन। अब इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर रोज एक हम लोग प्रैक्टिस करें, घृतपान हम लोग बोलते हैं, डेली अगर 1 से 3 ग्राम घी अगर डेली हम लोग हमारा खाने में यूज किया जाए तो हमारा ब्लड वेजल जो है स्मूथ रहेगा। बहुत ब्लड वेजल स्मूथ रहने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ईजी होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन ईजी होगा तो कोई भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। सिमिलरली डायबिटीज के लिए रोज 2-3 नीम के पत्ते, छोटे पत्ते, नीम पत्ते होते हैं जो टेंडर लीव्स है, और नीम पत्ते चबाने से शुगर लेवल कंट्रोल पे होता है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा शुगर क्यों आया। इंसुलिन कम हो गया है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन होने के बाद भी वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। वो रीजन देख के बहुत सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद में, दालचीनी हो गया, नीम हो गया, करेला हो गया, सब ऐसे बहुत सारी चीजें, उसको कौन सी कंडीशन में कौन सी औषधि यूज करना है वो देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब बात हम कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन की जो मार है वो दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस पर काफ़ी पड़ रही है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या राय देंगे कि भाई मौसम ठंडा है और पॉल्यूशन है साथ में, तो किस तरह की राय देंगे, किस तरह का उनको अपना जो दिनचर्या है और खाने पीने की जो चीज़ें किस तरह की अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए उनको? सबसे पहले मैं इस मौसम के लिए पीने के लिए एक टिप देता हूँ। सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, ये 3 मिला के रोज पीने से कोई भी पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। गला बिल्कुल साफ रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा साफ रहेगा, कोई भी पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। खाने में जैसे हम बताए, विंटर आ गया है, इसमें जितना हो सके उतना गर्म खाना खाएं, बाहर का खाना कम करें, हेवी खाना कम करें। रात को कम से कम 6-7 बजे के अंदर खाना खा लें। 7 बजे के बाद एक बार सूर्यास्त हो गया, फिर डाइजेशन कम हो जाती है, बॉडी में मेटाबॉलिक कम हो जाती है सूर्यास्त के बाद, इसलिए 7 बजे के अंदर खाना खा लें
और थोड़ा कम से कम 100 कदम चलना चाहिए खाने के बाद। ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। आजकल लोग बोल रहे हैं ना 20 मिनट चलना चाहिए या 10,000 स्टेप करना चाहिए, उतना करने की जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद 100 कदम चलने से हमको कोई बीमारी नहीं होगा। डॉक्टर साहब मैं आप देख रहा हूँ पहले तो च्यवनप्राश आता था, लेकिन अभी आप देखिए ये डाबर का रत्नप्राश रखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, ये डाबर का रत्नप्राश रखा हुआ है। तो च्यवनप्राश से कैसे रत्नप्राश हुआ, और मैं भी देख रहा हूँ उसके अंदर ताकत, शक्ति और स्फूर्ति का पूरा ये फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने ही बताया, ताकत के लिए, शक्ति के लिए है रत्नप्राश है। ये देखिए दो तरह का है, एक च्यवनप्राश हो गया, एक ये रत्नप्राश है हमारा। च्यवनप्राश छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक हम लोग ले सकते हैं। ये च्यवनप्राश बेसिकली आंवला से समृद्ध है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किसी भी सीजन में, सीजनल चेंज में पर्टिकुलरली, जब एक सीजन से दूसरे सीजन में जा रहे हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस टाइम पे सीजन में इम्यूनिटी कम होने से च्यवनप्राश खाना बहुत उत्तम है। आयुर्वेद ग्रंथ में बताया च्यवनप्राश ये इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसे संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज कोई नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली जो 4 साल पहले कोविड भी जब आया तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी रिकमेंड किया था च्यवनप्राश खाने के लिए। वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बंद करता है च्यवनप्राश, आंवला से समृद्ध है। ऑन कंट्रारी जब हम लोग रत्नप्राश की बात करें, रत्नप्राश थोड़ा सा बड़े लोगों के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसमें एडल्ट्स के लिए। ये 12-14 साल के ऊपर वालों के लिए देते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है आजकल आप देखेंगे कोई भी बीमारी हो, बीमारी के बाद में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। लोग अभी जिम जाने वाले लोग जो है प्रोटीन एक्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते रहते हैं बहुत सारे। अब ये कोई भी बीमारी के बाद जो एनर्जी कम हो जाती है, स्टैमिना कम हो जाती है, बहुत वीकनेस लगती है, फिटिंग ज्यादा होती है, ऐसे चीजों में रत्नप्राश, रत्नों से भरा हुआ जो सफेद मूसली, शिलाजीत, काली मूसली, अकरकरा जैसी चीजें भरा हुआ है, ये ताकत पैदा करती है। इसका इम्यूनिटी तो अलग कारण है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य है ये वो बीमारी से रिलेटेड जो वीकनेस होती है, फैटिग जो होती है, उस फैटिग से रिलीज करने के लिए रत्नप्राश काम। ये भी कह सकते हैं कि भाई जो शादीशुदा जो जोड़े हैं, जो उनके लिए ज्यादा सार्थक काम। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर मूसली भी है, गोकरू भी है, तो शादीशुदा लोगों को बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, केवल ये मेल्स के लिए नहीं, मेल फीमेल दोनों खा सकते हैं। तो लेने का तरीका क्या होता है, उसको किस तरीके से लेना है, कितने दिन तक इसको लेना है? 3 महीने तक खा सकते हैं इफेक्ट के लिए। 1 चम्मच दिन में 2 बार, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, रात को खाने खाने के बाद लेना है 1 चम्मच। दूध से या पानी से, किस तरीके से लेना है इसको? दूध से लेना है, अगर किसी को दूध परहेज है तो गुनगुने पानी से ले सकते हैं। तो मतलब जो शादीशुदा जोड़े जो निराश हो जाते हैं कई बार, वही आपने बताया कि शक्तियां कमजोर है, ताकत कमजोर है, तो उसी की सब चीज उसमें भी काम आता है, उसमें भी काम आता है। केवल पूरा बताइए। नहीं, उसमें भी उसको भी काम आता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए नहीं है। नहीं, वो केवल उन्हीं के लिए नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आजकल सब लोग प्रोटीन पाउडर पीते रहते, जिम जाने वाले प्रोटीन पाउडर पीते, क्यों? वो शादीशुदा कुछ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी के लिए पीते हैं। वो प्रोटीन पाउडर की जगह पे रत्नप्राश खाएं, उससे मसल पावर बढ़ाती है। ये भले शादीशुदा हो या जिम गोयर हो, उन सबके लिए बहुत अच्छा, ये एनर्जी के लिए, एनर्जी टॉनिक है ये बेसिकली। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी हैं, जो चिकित्सक हैं, डाबर के और आयुर्वेदा चिकित्सक हैं। उन्होंने काफी जो बातें हैं वो हमें बताई हैं। उन्होंने चाहे वो बीमारियां हैं उनसे किस तरीके से बचा जाए, चाहे वो मौसमी बीमारियां हैं, चाहे वो अब जो ट्रेंडिंग बीमारियां चल रही है, जैसे ब्लड शुगर हो गया या बीपी हो गया, तो उस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं उनसे बचने के उपाय बताए हैं। और खुद ये भी बताया कि आपकी रसोई के अंदर ही आपका इलाज है। और साथ ही साथ ये जो रत्नप्राश जो यहाँ रखा हुआ है टेबल पे, इसके बारे में बताया है कि ये जो युवा होते हैं वो युवा इस रत्नप्राश का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ताकत भी लाएगा, आपके अंदर शक्ति भी लाएगा, स्फूर्ति भी लाएगा। और जो शादीशुदा जो जोड़े हैं वो अब शायद वो निराश भी ना हो इस रत्नप्राश को खाने के बाद। तो मैं अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।